खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, गुणवत्ता, समावेशन और नवाचार हमारी शिक्षा नीति की बुनियाद। विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी परियोजना की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग, बोले करोड़ों खर्च हुए, नतीजा शून्य। देहरादून आड़त बाजार पुनर्स्थापना को मिली HADCO से मंजूरी, जल्द मिलेगा व्यापारियों को नया स्थान। MDDA चेयरमैन बंशीधर तिवारी बोले, मुआवजा वितरण और दुकान आवंटन की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। मनसा देवी हादसे पर कांग्रेस का वार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। कहा, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा में नाकाम रही धामी सरकार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुख करेंगे खास खबरों की ओर, जहां शिक्षा के क्षेत्र में खटीमा को बड़ी सौगात मिली है। खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। आपको बता दें कि प्रदेश में गुणवत्ता परक शिक्षा को लेकर धामी सरकार संकल्पित है। ऐसे में खटीमा में सीएम ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि इसका लोकार्पण देश के शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संयुक्त रूप से हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है और इस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से यहाँ के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए द्वार खुलेंगे, बल्कि ये विद्यालय हमारे बच्चों के समग्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई, जिसके आज सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस नीति के माध्यम से बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता करने में। देहरादून से मसूरी जाने वाले यात्रियों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। पर्यटन विभाग ने मसूरी रोपवे परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। ये रोपवे न केवल आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि क्षेत्र के पर्यटन को भी नई गति देगा। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि मसूरी रोपवे परियोजना के तहत 26 टावरों को निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और विद्युत विभाग द्वारा सब स्टेशन हटाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मसूरी की ट्रैफिक समस्या में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो योजना स्वीकृत हुई है आपकी, देहरादून से लेकर मसूरी तक की जो रोपवे की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही होगा। लेकिन जो ट्रैफिक का जो कंजेशन आप देखते हैं देहरादून से लेकर मसूरी का, खासकर समर्स में, देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि साल भर मसूरी में ट्रैफिक जाम रहता है। केवल उन महीनों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, या जून के बाद, जून और जुलाई के बीच में, मई जून जुलाई के बीच में, उस समय वाकई में उससे काफ़ी निजात मिलने की संभावना है। हरिद्वार में बेटी से यौन शोषण के मामले में जेल में बंद पूर्व भाजपा नेत्री अनामिका शर्मा और उसके प्रेमी सुमित पटवाल की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है। 3 दिन की कस्टडी में SIT अब मथुरा और आगरा में अहम सबूत जुटाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक होटल रजिस्टर, CCTV फुटेज, कॉल डिटेल और लोकेशन डेटा की जांच की जाएगी। रानीपुर कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी, SI विकास रावत, SI मनसा ध्यानी और SI रीना कुमार की टीम सुरक्षा घेरे में दोनों आरोपियों को जिला कारागार से बाहर लाई है। SSP प्रमेंद्र टोपाल और SP सिटी पंकज गैरोला के निर्देशन में SIT ने जांच भी तेज कर दी है। रिमांड पर ले जाते वक्त अनामिका शर्मा ने कहा कि मेरे पति की साजिश है और ये सब प्रॉपर्टी का मैटर है
और मैं अपने पति को डिवोर्स देना चाहती हूँ। टिहरी गढ़वाल के निचले इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। टिहरी और श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का बहाव और भी तेज हो गया। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साई घाट, जानकी सेतु, रामझूला, भरत घाट, हनुमान घाट समेत सभी प्रमुख घाटों पर जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर तैनात किया गया है। एसएसपी टिहरी के निर्देश पर मुनिकीरैती थाना क्षेत्र के सभी घाटों पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। लाउड हैलर से लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति गंगा में अनावश्यक रूप से प्रवेश ना करे। एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल ने कहा कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण सभी घाटों पर अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस और जल पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही है और कांवड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। राजधानी देहरादून के आड़त बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। सड़क चौड़ीकरण की योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने इस दिशा में जरूरी कदम उठाने शुरू किए। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एमडीडी के वाइस चेयरमैन बंशीधर तिवारी ने बताया कि जहां बाजार को शिफ्ट किया जाना है वहां का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुछ व्यापारियों को मुआवजा राशि दी जाएगी जबकि कुछ को नई जगह पर दुकानें मिलने वाली है। इसके लिए सूची तैयार हो चुकी है और HADCO से मंजूरी भी मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि नए स्थान पर प्लॉट का सीमांकन भी चल रहा है, जिसके पूरा होते ही सभी प्रभावित व्यापारियों को जगह आवंटित कर दी जाएगी। मुआवजे का वितरण भी जल्द ही शुरू होगा। प्रशासन की कोशिश है कि विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य जल्द से शुरू किया जा सके। किया जाना है उस पर हमने निर्माण कार्य जो होने थे कर दिए हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनको केवल धनराशि के रूप में ही प्रतिकर उनको दिया जाना है। कुछ लोगों को जगह दी जानी, वो भी हमने सूची बना लिया है और हड़कों से उसका सैंक्शन भी हो गई है। तो हम उसका जो मुआवजा है, जो प्रतिकर है, उसका वितरण सुनिश्चित करेंगे और जहाँ पर शिफ्ट किया जाना है वहाँ पर भी प्लाट का डिमार्केशन काम चल रहा है, उसको भी आवंटन करके जगह उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सभी लोग विस्थापित हों और जो रोड चौड़ीकरण है उसका काम शुरू किया जाए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदान प्रक्रिया दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो चुकी है। अब निर्वाचन विभाग और संबंधित विभाग मतगणना की तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी क्रम में विकासनगर अंतर्गत सहसपुर, विकासनगर, कालसी और चकराता विकासखंड में निर्वाचन विभाग मतगणना की तैयारी में जुटा है। आपको बता दें कि सहसपुर विकासखंड के 50 ग्राम प्रधानों, 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 4 जिला पंचायत सदस्य पदों सहित ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्य पदों पर द्वितीय चरण में 28 जुलाई को संपन्न हुआ है, जिसके भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद होकर सहसपुर के श्री गुरुराम राय इंटर कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र के स्टोर रूम में रखा जा चुका है। जबकि पहले चरण में 24 जुलाई को हुए मतदान के बाद विकासनगर के ऐश्वराम वैदिक इंटर कॉलेज, कालसी में राजकीय इंटर कॉलेज और चकराता के विकासखंड कार्यालय के सभागार मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। मतगणना की हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम लोग 60 टेबल लगाएंगे और 60 टेबल पे तो उस हिसाब से हमारे 242 बूथ हैं, पोलिंग बूथ हैं। तो हमारे 5 चक्कर में ये मतगणना समाप्त होगी। हर टेबल पे 5 कर्मी होंगे, एक सुपरवाइजर, एक माइक्रो ऑब्जर्वर और 3 मतगणना सहायक। पुलिस की पूरी व्यवस्था है, चाक चौबंद है और सीसीटीवी वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं। सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और 31 को मतगणना सुबह प्रारंभ होगी, तो उससे पहले अभी हमारे पास एक दिन है। बैरिकेडिंग का काम चल रहा है और पुलिस फोर्स तैनात है। स्ट्रांग रूम जो है कल शाम को हमारा 3:50 पर सभी पार्टियां आ गई थी। स्ट्रांग रूम सील कर दिया गया था।
देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी सदस्य गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर मनसा देवी मंदिर हादसे को लेकर प्रदेश सरकार पर सवालों की बौछार की। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार की लचर सुरक्षा व्यवस्था का परिणाम है। गोदियाल ने कहा कि इन दिनों उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी है। पुलिस व्यवस्था भी कमजोर साबित हो रही है। उन्होंने केवल मजिस्ट्रियल जांच को अपर्याप्त बताते हुए मांग की कि इस घटना की हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराई जाए। बहुत बड़ी चिंता जाहिर की और समय पर कर दी है, वो कर दी है आगे आने वाले अर्धकुंभ के लिए और नंदा देवी राजजात के लिए। सरकार विपक्ष को विरोधी न समझे, हम रचनात्मक विपक्ष हैं और हो सकता है कि हमारे पास भी इस चीज को या तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए कोई योजना हो। तो सरकार को खुले मन से सबको बुलाना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है। ये 8 लोगों ने जान दे दी, 8 लोगों की जान बहुत महत्वपूर्ण और मतलब बहुत जान को उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये हमारे लिए एक सबक भी है कि हम आगे अर्धकुंभ को कैसे उसका निष्पादन ठीक तरह से करें, हम कैसे नंदा देवी राजजात यात्रा को बाधा रहित, बाधा न हो, कोई दिक्कत ना आए, इस तरह कैसे पूर्ण करें। ये हमारे लिए सबक देने का समय है। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए प्रदेश के सभी जनपदों को 365 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अभी तक कहीं पर कोई मेजर घटना सामने नहीं आई है, लेकिन मानसून सीजन के दौरान भूस्खलन और भारी बारिश के चलते तमाम तरह की दिक्कतें जरूर देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जा रही है। कोई मेजर नुकसान नहीं है, नुकसान से नुकसान हो रहा है और जो भी नुकसान हो रहा है उसके रेस्टोरेशन के लिए, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के लिए लगातार विभाग काम कर रहे हैं। अभी तक आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 365 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि जनपदों को जारी की गई, विभागों को जारी की गई है। विभाग द्वारा काम किया जा रहा है, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब आपको बताया। मनसा देवी मंदिर की भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत और दर्जनों के घायल होने के बाद राजनीति तेज हो चली है। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने प्रशासन पर पूरी तरह नाकाम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भीड़ प्रबंधन के नाम पर सरकार सिर्फ धार्मिक आयोजनों को वोट बैंक की तरह देख रही है। महारा ने दावा किया कि मंदिर परिसर में करंट फैलाने के सबूत उनके पास मौजूद है और न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दर्शन मार्गों को एक तरफा नहीं किया गया, जबकि सुरक्षा ड्यूटी में एनसीसी जैसे स्वयंसेवी छात्रों को की भी मदद ली जा रही है। कांवड़ यात्रा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने अधिक जल ले जाने की होड़ को खतरनाक बताया और कहा कि कांवड़िए जी मटके मटके में जल लेकर जाते हैं बिना जांच कुछ भी। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवादी तक घुल मिल सकते हैं। सरकार ने अभी तक करण मेहरा के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। हताहत होता है तो वो अच्छी घटना कैसे हो सकती है, लेकिन चिंताजनक है क्योंकि शासन और प्रशासन बिल्कुल भी इसमें चूक किया हुआ है। पुलिस को मैं इसलिए दोष नहीं देता क्योंकि पुलिसकर्मी अधिकतर जो है चुनाव ड्यूटी में थे, लेकिन ये प्रशासन का काम था कि व्यवस्थाएं करता और ये ध्यान दिया जाना चाहिए था कि 1 मार्ग से जाने का हो, 1 मार्ग से आने का हो और वहाँ वॉलंटियर्स काम करें। एनसीसी के जो हमारे बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स में हैं उनसे कॉलेज से रिक्वेस्ट करके उनकी वॉलंटियर के रूप में ड्यूटी लगनी चाहिए थी अगर पुलिसकर्मी कम थे, और कहीं ना कहीं अराजकता को रोकने की जरूरत। कांवड़ पहले से धनुष की तरह चलती थी, कंधे में रखे तो कोई परेशानी नहीं होती थी, लोग रस्सी के इधर चलते थे, गाड़ियां सड़क में चलती थी, दिक्कत नहीं आती। और ये मेरे को लगता है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खराब है क्योंकि उनके अंदर क्या है कोई चेक नहीं कर सकता। हो सकता है उसका जल हो सकता है कुछ और हो, और कभी कोई आतंकवादी उसका लाभ उठा सकता है। तो ये कहा जाना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो और एक लिमिट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी एक बड़ी जांच होनी चाहिए, इसमें सिटिंग जज हो और वो इस चीज का ध्यान रखे कहाँ से पहले था, और जिस जो मृतक के जले के निशान है उसके घर जाकर बातचीत की जानी चाहिए। हल्द्वानी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चल रहे मतदान के दौरान लालकुआं क्षेत्र के मोटराहल्दू स्थित आंगनवाड़ी केंद्र जयपुर सीमा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 5 लोगों को
बताया गया कि उनका वोट पहले ही डाला जा चुका है। फर्जी मतदान की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने बूथ पर हंगामा किया और दोबारा मतदान कराने की मांग की। मतदान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे और मुख्य द्वार पर नारेबाजी कर विरोध जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और पोलिंग पार्टियों को स्ट्रांग रूम की ओर रवाना किया। काशीपुर के इस्लाम नगर में प्रधान पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद हिंसा में बदल गया। चुनाव शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बाद में माहौल गर्मा गया। ताहिर और नईम अहमद के समर्थकों की झड़प में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई को गंभीर हालत में निजी अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया। संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। देहरादून के शिमला बाईपास पर एक बार फिर भीषण सड़क हादसे ने जान ले ली। बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक एंबुलेंस नहीं पहुंची, जिससे युवती की जान नहीं बच सकी। स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश देखा गया। हादसे के तुरंत बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति संभाली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बस और चालक की तलाश जारी है। खटीमा में एक नए पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को और मजबूती देने के उद्देश्य से तैयार किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड को शिक्षा का हब कहा जाता है और यहां की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर बेहतर हो, क्योंकि उत्तराखंड शिक्षा का हब कहलाता है और उसको और बेहतर और मॉडर्न बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जो केंद्र के हैं लगातार उत्तराखंड को बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और उसी के तहत आज एक स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। और तो मुझे लगता है कि आज हमारी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और स्कूलों में बेहतर से बेहतर उचित व्यवस्था देने का, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाने का, तमाम उन सारी चीजों को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सरकार देने का काम कर रही है। तो आज हम बधाई देना चाहेंगे उन बच्चों को, उन माता पिताओं को और इस उत्तराखंड की जनमानस को। एक बार फिर एक और स्कूल का उद्घाटन हो रहा है और बाकी स्कूलों का भी इसी तरीके से मॉडर्न स्कूल बनाए जाएंगे। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चमोली जनपद के ज्योतिर्मठ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो चुका है। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी उफान पर है। पुलिस एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। धौली गंगा अलकनंदा घाटी क्षेत्र में भी लगातार बारिश हो रही है। पूरा ज्योतिर्मठ क्षेत्र मानसूनी बारिश और कोहरे की चपेट में है। हरिद्वार के मनसा देवी को जाने वाले मार्ग पर हुई भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत और 30 श्रद्धालुओं के घायल होने पर जहां एक और मुख्यमंत्री खुद घटना को लेकर बेहद संजीदा है, तो वहीं सामाजिक संगठनों में भी इस घटना को लेकर बहुत दुख है। धर्मनगरी के व्यापारियों और अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने मां गंगा में दीपदान कर गंगा मां से दुर्घटना में मारे गए श्रद्धालु को आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की, धार्मिक स्थलों पर ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाते हुए सख्त फैसले ले। साथियों के द्वारा मां गंगा से हाथ जोड़ के दीपदान करके ये प्रार्थना की गई, हृदय विदारक घटना घटित हुई मां मनसा देवी के मंदिर के रास्ते में या मंदिर परिसर के आगे। वो वाकई में एक राष्ट्र में एक बहुत बड़ा शोक है। ऐसी घटनाओं की मां गंगा से हमने प्रार्थना की कि पुनरावृत्ति ना हो। मां गंगा मोक्षदायिनी है, सबकी रक्षा करने वाली है। जो मृतक हुए हैं मां गंगा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में निवास देते हुए उनके परिवारों को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे और जितने लोग अभी इसमें पीड़ित हैं, घायल हैं, उनकी मां गंगा रक्षा करे। ये बहुत दुखद घटना है और ये देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार है, अब मां गंगा जी का प्रांगण है। कहीं ना कहीं हमारे प्रांगण को क्षति पहुंची है। जो मृत हुए हैं बैकुंठ में स्थान मिले,
माँ गंगा जी अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी हमने माँ श्री गंगा जी से प्रार्थना की है। जो घायल हैं जल्दी ठीक होकर अपने अपने परिवारों के साथ मिलें और ऐसी दुख की घड़ी में परम परमात्मा माँ गंगा जी अपनी शक्ति प्रदान करें। मंदिर प्रांगण को केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक टीम ऐसी गठन करें, ऐसा कानून बनाए जो वास्तव में सुविधा अनुसार वो कानून हो और सख्ती पालन करे सभी मंदिर प्रांगण समिति। ऐसी घटना दोबारा न घटे, ये माँ गंगा जी से प्रार्थना की। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक और भू बेखुंड नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले श्री बद्रीनाथ धाम में मानसून की झमाझम बारिश के साथ तीर्थयात्रियों की आमद जारी है। श्रद्धालु हल्की बारिश के फुहारों और कोहरे के बीच भगवान बद्री विशाल जी के बड़ी सुगमता के साथ दर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण, नित्य नैतिक पूजाओं और अभिषेक आरती में प्रतिभाग कर पुण्य का भागी बन रहे हैं। और इसके साथ ही धाम के उच्च हिमालयी अलकापुरी क्षेत्र में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के चलते बद्रीनाथ धाम में बहने वाली पतित पावन अलकनंदा नदी उफान पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर ब्रह्म कपाल क्षेत्र, नारद कुंड, तप्त कुंड से लेकर नदी तट के इलाकों के आसपास श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। बद्रीनाथ पुलिस और एसडीआरएफ लगातार अलकनंदा नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। नदी किनारे के आसपास पूजा, पिंड दान, तर्पण करने वालों सहित स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से हिदायत भी दी जा रही है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां की जा रही है। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना होनी है। पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण के लिए 24 जुलाई और दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पहले चरण में जहां 68% रिकॉर्ड किया गया तो वहीं दूसरे चरण में 70% मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल का कहना है कि जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, उससे कहा जा सकता है कि मतदाताओं में पंचायत चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इस तरह समान निर्वाचन 2025 का द्वितीय और अंतिम चरण था, वो कल सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और इसमें जो है 10 जनपदों के अंतर्गत 40 विकास खंड जो हैं, इनसे संबंधित सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित जितने हमारे मतगणना स्थल थे, उसमें प्रातः 8 बजे सकुशल जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और इसके समग्र रूप से जो है प्रारंभिक आकलन के अनुसार 70% जो है हमारा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। शहरी इलाकों में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून, ऋषिकेश और डोईवाला शहरों में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए 30 लाख की लागत के 17 हाई प्रेशर डी वाटरिंग पंप लिए हैं। जिलाधिकारी ने जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से इन सभी डी वाटरिंग पंपों को संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध करा दिया। डीएम ने एजेंसियों को निर्देश दिए कि शहरी इलाकों में चिन्हित संवेदनशील चौक, चौराहों और जंक्शनों पर शीघ्र डी वाटरिंग पंप स्थापित किए जाए और अतिवृष्टि में जलभराव होने पर कम से कम रिस्पांस टाइम में जल निकासी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि में शहरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं और आम जनमानस को आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, हम प्राय देखते हैं कि जैसी अतिवृष्टि होती है, बरसात थोड़ी सी भी हो रही है, तो पहले हमारे शहरी क्षेत्र अंतर्गत कुछ क्रॉनिक पॉइंट्स थे जहाँ पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी, जिससे ट्रैफिक में भी आवागमन में प्रॉब्लम्स होती थी और सुरक्षा के दृष्टिगत भी महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। संसाधनों की कमी के कारण या मैन पावर की कमी के कारण क्विक रिस्पांस नहीं हो पा रहा था, तो इसमें यह डिसीजन लिया गया था कि त्वरित गति से डीएम एक्ट की शक्तियों के प्रयोग करते हुए ये डी वाटरिंग पंप्स लिए जाएं और इनको जो हमारे संवेदनशील चौक हैं, तिराहे हैं, जंक्शंस हैं, पर्टिकुलरली अर्बन फ्लडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिप्लॉय कर दिया जाए। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम हमेशा विवादों में ही रहे हैं। विपक्षी दल पहले ही इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों को लेकर कई सवालिया निशान खड़े करते नजर आए। बावजूद इसकी स्थिति जस की तस रही
ना तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना निर्माण कार्यों के कुछ बदलाव देखने को मिले। और अब तो सत्ता पक्ष के विधायक ही स्मार्ट सिटी के कामों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये सवाल उस विधायक ने खड़े किए जिसकी विधानसभा खुद इस प्रोजेक्ट के अधीन आती है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने भी एक बार फिर स्मार्ट सिटी कार्यों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि इस पर एक जांच की आवश्यकता है। इस प्रोजेक्ट का सरकार थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना चाहिए, क्योंकि इस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और शहर के हाल कुछ खास नहीं बदले। समय पर उस समय की परिस्थितियों का अनुरूप कोई बात कही होगी, और ये बात तो मैंने भी कही कि उस समय जब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था तो काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था और हमने भी उस पर सवाल उठाए थे। कोई अकेले मंत्री जी का सवाल नहीं है, मैंने सवाल उठाए। उस समय तात्कालिक जो हमारे मेयर थे सुनील गामा जी, उन्होंने सवाल उठाए। खजानदास जी जिनके क्षेत्रों में मैक्सिमम उसका काम हुआ है, उन्होंने उस पर सवाल उठाए। हम लोगों ने समय समय पर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कि ये काम ठीक प्रकार नहीं हो रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। या तो कोई बड़ी जांच बैठे या थर्ड पार्टी ऑडिट में क्या निकल कर आता है उसके अनुसार फिर आगे निर्णय होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।